हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा सीएमए इंटर पेपर नंबर 12 के ऑडिटिंग पोर्शन का बिट क्वेश्चन का पार्ट 2। एक पार्ट हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और दूसरा पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे, तो अभी उसके आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? When the auditor is a employee of the organization, जब ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, being audited, the auditor is classified as, मतलब जब ऑडिटर फर्म का एम्प्लॉय होगा तो उसे कौन सा ऑडिटर कहा जाएगा? इंटरनल ऑडिटर। यस, इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो। एक्सटर्नल ऑडिटर, कंपनी का एम्प्लॉय कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं हो सकता, और कंप्लायंस ऑडिटर भी एम्प्लॉय नहीं होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आंसर रहेगा हमारा ए। इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल जो ऑडिटर है वो कोई भी हो सकता है, तो फिर वो चाहे एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। तो अगर एम्प्लॉय की बात की जा रही है तो वो डेफिनेटली इंटरनल ऑडिटर होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है देख लेते हैं। द मोस्ट comprehensive type of audit is the system audit, which examines suitability and effectiveness of the system as whole. ऐसी ऑडिट जो सारे पॉइंट को कवर कर ले, वो कौन सी ऑडिट है? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी यस, क्वालिटी ऑडिट सब चीजों को कवर करती है, तो हम कहेंगे यस। प्रीलिमिनरी ऑडिट नहीं, वो सिर्फ कुछ चीजों को कवर करती है, और सिक्वेंशियल ऑडिट भी नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वालिटी ऑडिट। ये सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, मतलब हमारे फर्स्ट वीडियो में भी आपको ये मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ऑडिट इज फैक्ट फाइंडिंग, ऑडिट इज फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस दैट कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट विथ। बताइए, जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ चीजें सही हैं कुछ चीजें गलत हैं, पर किस बेस पे आप ये कहते हैं कि सही और गलत? तो उसके लिए बोला गया है कि सही और गलत के लिए आप कंपैरिजन किससे करेंगे? तो कहा गया कि हम कंपैरिजन करेंगे स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड एंड प्लान, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, प्रीमेच्योर रिजल्ट या प्रीलिमिनरी रिजल्ट। नहीं, हम किसी रिजल्ट से कंपेयर नहीं करते। हम हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ऑलरेडी डिसाइडेड चीजें हैं पहले से, उनसे कंपेयर करते हैं। मतलब जो हमने एक बना रखा है ना, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, उससे कंपेयर करते हैं कि आपका काम वहां तक है तो ठीक है, और उससे कम है तो हम फिर रिपोर्टिंग करेंगे। तो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स और प्लान जो बने हुए हैं, उनसे हम एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल रिजल्ट उसके इक्वल या अच्छे निकलते हैं तो हम बोलते हैं टू एंड फाइव रिप्रेजेंट हो रहा है, और अगर एक्चुअल रिजल्ट उसके अप टू द मार्क नहीं होते हैं तो फिर हम नेगेटिव रिपोर्ट या एडवर्स रिपोर्ट या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल या ऑडिट टेक्निक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ऑप्शन देख लेते हैं। कॉनवेल एयर एम्बुलेंस, चिल्ड्रन एयर एम्बुलेंस, सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव टू एनिमल टेस्टिंग। नहीं नहीं, ये तो सारी चीजें ही अलग सी अजीब सी लग रही है, ऑडिट से तो कोई मतलब ही नहीं लग रहा है इनका दूर दूर तक। और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक, यस, CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, मतलब कंप्यूटर को काम में लेते हुए कंप्यूटर के द्वारा थ्रू द कंप्यूटर ऑडिट करने की एक टेक्निक, एक टूल, जिसको हम बोलते हैं CAAT। ओके, आगे चलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव टू रिटेन द वर्किंग पेपर, यही क्वेश्चन इसी सीट में पहले आ चुका है कि एक ऑडिटर को वर्किंग पेपर कितने टाइम तक रखने होते हैं? 7 साल तक रखने होते हैं। ठीक है, कितनी बार पूछेंगे एक ही क्वेश्चन का? तो 7 साल तक रखने हैं वर्किंग पेपर, ये पहले भी आ चुका है और ये दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, SA स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 स्टैंड्स फॉर, जो ऐसे 210 वो किसके साथ डील करता है? मैंने कल भी आपको बताया था कि ऐसे 210 है वो जो टर्म्स ऑफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट होती है उस पे ऑडिटर एग्री है, इस बात के साथ डील करता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बेटा इसमें बी, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है भाई? कि जब क्लाइंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सारा स्कोप वगैरह सब डिसाइडेड होता है, ताकि बाद में जाके डिस्प्यूट्स ना हो। ओके, तो ऐसे 210 जो है वो इसके साथ डील करता है, इसके रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ओके,
चलिए आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, करंट ऑडिट फाइल कंटेंट। करंट फाइल में क्या होता है? ये क्वेश्चन ऐसे 2 क्वेश्चन कल आ चुके थे, जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आ चुके थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। करंट ऑडिट फाइल में एमओए नहीं, ये परमानेंट फाइल में आते हैं। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो, ये भी परमानेंट फाइल में आते हैं। और नोट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी परमानेंट फाइल में आते हैं। करंट फाइल में ऑडिट प्रोग्राम आता है। करंट फाइल में क्या आता है? ऑडिट प्रोग्राम आता है, ये हमने कल भी पढ़ा था। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू फॉर्मुलेट एन ओवरऑल ओपिनियन ऑन, ये भी कल आ चुका है क्वेश्चन, सेम रिपीट हो रहा है, इसी सीट के अंदर रिपीट हो रहा है और मॉड्यूल में भी है। ठीक है, इसका मतलब ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम। ऑडिट का ऑब्जेक्ट किस चीज पे ओपिनियन देना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। हमने कल भी कहा था कि जब तक कोई स्पेशली मेंशन ना हो कि कॉस्ट ऑडिट या सेक्रेटरियल ऑडिट, हम फाइनेंशियल ऑडिट ही मान के चलेंगे। और फाइनेंशियल ऑडिट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी ओपिनियन देना होता है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? द पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर इन। इंटरनल ऑडिट का जो पर्पज है वो कहाँ पे एरर को पकड़ना है, एरर को कहाँ पे डिटेक्ट करना है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, एम्प्लॉय रिकॉर्ड में, कैश रिकॉर्ड में, बैंक रिकॉर्ड में। देखिए, इंटरनल ऑडिट जो होती है वो भी फाइनेंशियल ऑडिट की तरह ही होती है। ठीक है, बस बात यह है कि वो मैनेजमेंट के लेवल पे होती है। ठीक है, तो बात तो उसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की होती है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में अगर कोई कमी है तो उसको पकड़ने का काम इंटरनल ऑडिट के अंदर किया जाता है। ओके, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, केस रिकॉर्ड या बैंक रिकॉर्ड, ऐसा कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड की कोई ऑडिट नहीं होती है। ये जो इंटरनल ऑडिट होती है सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। द पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ। इंटरनल ऑडिट में किसकी लायबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं? आप सोचो, इंटरनल ऑडिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रही है। ठीक है, जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको करवा रहा है और अपने ही लेवल पे करवा रहा है ताकि अपनी कमियों को पता लगा सके। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसके ऊपर वो ऑडिट चाहता है, मतलब किसकी कमियां पता करना चाहता है? देखो, क्या खुद की, क्या एम्प्लॉय की, अकाउंटेंट की, या एक्सटर्नल ऑडिटर की? एक्सटर्नल ऑडिटर की कमी पता करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अकाउंटेंट ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। ठीक है, उसने तो सिर्फ जो आपने उसको रिकॉर्ड दिया उसको चेक अकाउंटिंग किया है। उसका ड्यूटी किसकी है? एम्प्लॉइज की है कि क्या एम्प्लॉय ने काम किया। देखो, आपको मैं एक चीज और बता दूं, हमने एक क्वेश्चन किया था कि असेट के प्रोटेक्शन के लिए इंटरनल ऑडिट की जाती है, ऐसा हमने पढ़ा था। अब असेट मतलब क्या? असेट मतलब आपके सारे रिसोर्सेज कि उनका कहीं मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मिस यूटिलाइजेशन करेगा कौन? एम्प्लॉय करेंगे कि भाई हाँ, जितना आउटपुट आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है या फिर और किसी तरीके से मिस यूटिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको किसकी लायबिलिटी डिसाइड करनी है? एम्प्लॉयज की कर देनी है, ताकि वो अपना काम सही तरीके से करें और आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है वो देख लो। द असेट प्रोटेक्शन इज पॉसिबल थ्रू, अभी तो बताया था कि इंटरनल ऑडिट असेट प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो चाहे इसको सीधा पूछो कि इंटरनल ऑडिट किसके लिए होती है तो हम कहेंगे एसेट प्रोटेक्शन। आप पूछो एसेट प्रोटेक्शन किससे होता है तो हम कहेंगे इंटरनल ऑडिट। तो ये एसेट प्रोटेक्शन किसके थ्रू होता है भाई? इंटरनल ऑडिट के थ्रू होता है। उसी का रिवर्स क्वेश्चन है। ओके, जो क्वेश्चन पहले इस सीट में रिपीट हो चुका है या फिर हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है उसको ही मैं सीधा लेके जा रहा हूँ, बाकी चीजों को मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ओके, द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट इज मीन फॉर। जो इंटरनल ऑडिट हम करा रहे हैं वो क्यों करा रहे हैं? अगेन वही एक जैसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं काफी देर से। डेर्थ ऑफ स्टाफ, डेर्थ ऑफ टाइम एंड फंड्स एंड डेर्थ ऑफ फंड। पहली बात तो ये वर्ड क्या है? इसका मतलब होता है इनएफिशिएंसी। ठीक है, या फिर कमी, उसको पता करना। बताओ किसकी कमी पता कर रहे हैं आप? स्टाफ की कमी पता कर रहे हैं,
टाइम की कमी, फंड की कमी, या टाइम और फंड दोनों की कमी। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, जो क्वेश्चन था हमारा 39 आई थिंक, कि भाई स्टाफ के ऊपर एम्प्लॉइज की लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए हम इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ स्टाफ, स्टाफ की इनएफिशिएंसी, स्टाफ की कमी या स्टाफ की कमजोरी जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर। हाँ बिल्कुल है। एज द effectiveness of internal control system will determine the effectiveness of internal control system will determine the extent of checking done by। खुद ने ही क्वेश्चन बता दिया है और खुद ने ही आंसर बता दिया है। इसने पहले ही बोल दिया कि रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हुआ तो ऑडिटर का जो काम करने का लेवल है कि उसे कितनी चेकिंग करनी है वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सटेंट है वो डिसाइड हो जाएगा। तो यही पूछा है किसका? अरे भाई ऑडिटर का। आपने ही तो बताया अभी पहली लाइन में। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन में ही आंसर भी है अगर आप गौर करेंगे तो, कि रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल करने से किसका एक्सटेंट ऑफ वर्क डिसाइड होता है? ऑडिटर का होता है। क्योंकि अगर ये अच्छा है तो ऑडिटर को काम कम करना पड़ेगा, और ये अगर खराब है सिस्टम तो ऑडिटर को काम ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? चेकलिस्ट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय। चेकलिस्ट, हमने कहा था कि ऑडिट जब होती है तो ऑडिटर एक चेकलिस्ट बनाता है। ठीक है, चेकलिस्ट क्यों बनाता है भाई? कि कोई काम होने से छूट ना जाए, सारी चीजें प्रॉपर्ली चेक हो जाए। अब काम करता कौन है ऑडिट का? क्या ऑडिट असिस्टेंट करते हैं? क्या ऑडिट टीम करती है? यस, ऑडिट असिस्टेंट और ऑडिट टीम करती है। तो ये चेकलिस्ट किसको चेक करनी है? ऑडिट टीम को और ऑडिट असिस्टेंट को चेक करनी है कि भैया कोई काम रह तो नहीं गया है। तो बताओ किसको फॉलो करना है? इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, ऑडिट असिस्टेंट और एम्प्लॉय। तो हम कहेंगे ऑडिट असिस्टेंट को करना है, क्योंकि ऑडिट करने की काम उसी का है। तो वो चेक करेगा कि कोई चीज रह तो नहीं गई है ऑडिट होने से, या चेक होने से छूट तो नहीं गई है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कल ही बताया था, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनकी ऑडिट तो सीएजी खुद करता है, और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनके लिए सीएजी ऑडिटर अपॉइंट करता है। ओके, व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर नीड टू बी कंप्लाइड। देखिए, फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए एसए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया जाता है। कॉस्ट ऑडिट करने के लिए कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए सेक्रेटरियल जो स्टैंडर्ड होंगे उनको फॉलो किया जाता है। हमें पूछा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, मतलब कि फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रही है, तो कौन से स्टैंडर्ड फॉलो होंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो हम कहेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि ऐसे के नाम से जाने जाते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय। कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? भैया आप लोग करते हैं, आपका काम है। कॉस्ट ऑडिटर कौन है? आप हैं, सीएमए है। सीएमए होल्डिंग सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो करते हैं। तो कॉस्ट ऑडिटर करता है कॉस्ट ऑडिट, सीधी सी बात है, पूछना क्या है। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? भाई सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्रेटरियल ऑडिटर करता है, जो कि सीएस होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, सीएस होल्डिंग सीओपी। भाई ये तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ऑडिट सीए होल्डिंग सीओपी करता है, कॉस्ट ऑडिट को सीएमए जो सीओपी ले रखा होता है वो करता है, और सेक्रेटरियल ऑडिट सीएस जिसने सीओपी ले रखा होता है वो करता है। सिंपल सी बात है। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग द टर्नओवर। कितने टर्नओवर के होने पे सेक्रेटरियल ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है? बेटा 204 सेक्शन के अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में बताया गया है, और वहां पे कहा गया है कि या तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा हो। तो हमें पूछा है टर्नओवर, तो हम बात करेंगे
250 करोड़। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्या कह रहा है 50? फॉर्म फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म कौन सा होता है? तो भैया फॉर्म होता है सेक्रेटरियल ऑडिट का MR3। कॉस्ट ऑडिट के लिए CRA3 होता है फॉर कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, और MR3 होता है सेक्रेटरियल ऑडिट। ऐसा याद कर लो तो आपके लिए इजी रहेगा। CRA3 इज फॉर कॉस्ट ऑडिट और MR3 इज फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट। आगे चलते हैं। सेक्रेटरियल क्या लिखा है? शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी का सेक्रेटरी कौन होता है? तो जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी रखा हुआ होता है, हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होता है जनरली, तो जो कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रखा हुआ होता है वो ही ऑडिट कमिटी का क्या बनता है? सेक्रेटरी बनता है। ओके, द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी शुड हैव। ये देखिए एक कमिटी है, ये कमिटी क्यों बनती है मैं आपको बता दूं। मैनेजर लेवल पे जो लोग चाहिए होते हैं ना, मैनेजमेंट ऐसा लिख लो, मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग चाहिए होते हैं उनका ये रिकमेंडेशन देते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जो लोग अभी आपके एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, उनकी सब चीजें देखते हैं, फिर उनमें से ही रिकमेंड करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि इसको मैनेजर बना दिया जाए, इसको चीफ मैनेजर बना दिया जाए, वगैरह वगैरह। तो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन का काम इस कमेटी का होता है, ठीक है। मैनेजमेंट लेवल में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको लाना, ठीक है। और इसमें भी कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, जैसे ऑडिट कमेटी के अंदर होता है। ऑडिट कमेटी में 3 होते हैं और इसमें भी 3 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। आगे चल लेते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। यस, इन द शेयर होल्डर को अपॉइंट, शेयर होल्डर जो अपॉइंट करते हैं किसको? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। तो कहाँ करते हैं? जनरल मीटिंग में करते हैं भाई, सीधी सी बात है, कुछ पूछने वाली बात नहीं है। हमने कंपनी ऑडिट पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कंपनी का जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो शेयर होल्डर करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर BOD करता है, उसके बाद में शेयर होल्डर करते हैं, वो भी जनरल मीटिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन निकाल सकता है भाई, बताओ? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन निकाल सकता है? शेयर होल्डर्स, बिल्कुल। अपॉइंट किसने किया था? शेयर होल्डर ने। तो रिमूव भी कौन करेगा? शेयर होल्डर करेगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि ये रिमूवल कैसे हैं। 2 तरीके से रिमूवल होता है, आपको बताया हुआ मैंने। एक बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है हमें। और एक होता है ऑन एक्सपायरी, जिसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, नया ऑडिटर अपॉइंट करो, पुराना अपने आप हट जाएगा, ठीक है। पर करेगा कौन? शेयर होल्डर करेगा। आगे चल लेते हैं। इफ द डिबेंचर आर इशूड एज ए कोलेक्ट्रल, कोलेक्ट्रल का मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है। कोलेक्ट्रल का मतलब क्या होता है बेटा? सेकेंडरी सिक्योरिटी, मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ और है, उससे अगर वसूली नहीं हो पाए तो फिर इससे वसूली की जाएगी, तो इसलिए बोला जाता है कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। टू बैंक और क्रेडिटर्स, द ऑडिटर नीड टू इंश्योर दैट द सच इश्यूड इज अप्रूव्ड बाय। ऑडिटर को ये चेक करना है कि जो ये डिबेंचर इश्यू हुए हैं एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, क्या वो अप्रूव है? किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो इश्यू किए हैं अप्रूवल देके? ठीक है, कहीं ऐसे ही तो नहीं हो गए, ये बात आपको अश्योर करनी है। आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है एज पर HQC स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी है 1, ऑडिट वर्किंग पेपर शुड रिटेन फॉर ए पीरियड ऑफ। कितने पीरियड तक ऑडिट वर्किंग पेपर को रखना चाहिए? अरे अभी तो बताया था 7 साल। इसी सीट में ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है। कितने साल तक डॉक्यूमेंट रिटेन करने हैं? 7 साल तक। ओके, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है देखो। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट करवाता ही मैनेजमेंट है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उसको अपॉइंट करेंगे, जाहिर सी बात है।
एक्सटर्नल ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन फॉर्म नंबर। ये मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट CRA 3 में और सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट MR 3 में जाती है। दोनों का 3 नंबर ही फॉर्म है, तो हम कहेंगे CRA 3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जाती है। ओके, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहे हैं। ऑडिट ऑफ डिबेंचर इज कवर्ड अंडर सेक्शन 71। अब इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सेक्शन पूछा है तो ऑडिट ऑफ डिबेंचर कौन से सेक्शन में आता है, 71 में आता है। ये सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है। ओके, एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years। ये क्या पूछना चाह रहा है मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये बेटा कूलिंग पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है, कूलिंग पीरियड की बात कर रहा है कि एक इंडिविजुअल ऑडिटर एक बार 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है और एक फर्म जो है वो 2 बार 5-5 साल के लिए अपॉइंट हो सकती है। इसके बाद में उन्हें क्या करना पड़ता है, कूलिंग पीरियड में जाना पड़ता है, मतलब कि वो 5 साल तक उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कूलिंग पीरियड कितने टाइम का होता है, 5 साल का होता है। तो हमारा आंसर रह जाएगा 5 साल। वो अगले 5 साल तक उस कंपनी के ऑडिटर दोबारा नहीं बन सकते। ओके, आगे चलते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2 रिक्वायरमेंट कि टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा और जो पेड अप कैपिटल है वो 50 करोड़। तो 50 करोड़ हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर कंटेन द क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी फॉलोड बाय। आप जब असेसमेंट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करते हैं, तो कैसे करते हैं, आप एक क्वेश्चनरी बना के ले जाते हैं और वहां पे जाते ही स्टाफ मेंबर को कहते हैं कि भैया ये भर दो, उसमें यस नो वगैरह वगैरह सारे आंसर होते हैं। जैसे ही वो क्वेश्चनर भरते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो ICS के रिव्यू के लिए इंटरनल ये क्वेश्चनरी बनाई जाती है। अब भरेगा कौन, जाहिर सी बात है वहां पे काम करने वाला पर्सन, मतलब कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो उसे भरेगा, क्योंकि एक्चुअल वर्किंग में तो वो है। वो उसे भरेगा कि हाँ जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो वो रिव्यू पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो सपोज हमसे पूछा क्या गया कि कौन फॉलो करेगा, तो आंसर इज एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो फॉलो करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कौन से सेक्शन में कवर होता है, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बेटा कवर होता है सेक्शन 123 में। ये भी सीधा सेक्शन का नाम पूछा है तो सीधा हम नाम बता देंगे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123 में कवर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। सेक्शन 146 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विथ। जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 146 है वो किसके साथ डील करता है, ऑडिट नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विस नहीं, ये तो प्रोहिबिटेड सर्विसेज होती है। ऑडिटर टू साइन रिपोर्ट नहीं। ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, यस। ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है सेक्शन 146 टू द ऑडिटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट फाइल। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना कि इंक्लूड होता है या नहीं होता, क्या पूछा गया है आपसे। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट ऑडिट फाइल, क्या इंक्लूड नहीं है, तो मेमोरेंडम, करंट ईयर ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स और कॉपी ऑफ बजट। बताइए कौन सी चीज है जो करंट फाइल में नहीं होती है। MOA AOA ये किस में होते हैं, परमानेंट ऑडिट फाइल में होते हैं, इसलिए ये इसमें नहीं होंगे। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है ये देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। ध्यान से सुनना क्या पूछा है, नॉट एक्सटर्नल ऑडिट। देखो इंटरनल ऑडिट एविडेंस वो एविडेंस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोई वाउचर है, हमारे कुछ रिसिप्ट है या कुछ ऐसा है वो अंदर ही बनता है।
और बाहर से आने वाले मतलब बाहर से जो कंफर्मेशन हम मंगाते हैं या बिल वगैरह मंगाते हैं वो बाहर के एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं। तो कौन सा एविडेंस एक्सटर्नल नहीं है? कोटेशन बाहर से आती है, यस। कंफर्मेशन फ्रॉम ऑडिटर बाहर से आता है, यस, ये दोनों बाहर से आते हैं, ठीक है। गुड्स रिसीव नोट ये तो हम खुद ही बनाते हैं, तो ये इंटरनल ऑडिट एविडेंस है, ये एक्सटर्नल नहीं है। कंफर्मेशन फ्रॉम बैंकर ये भी बाहर से आता है, तो इसका मतलब ये हमारे आंसर तो नहीं हो सकते। हमारा आंसर क्या होगा? गुड्स रिसीव नोट जो हम खुद बनाते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं बेटा, विथ रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं विथ रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। ये सेम क्वेश्चन हमने मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है। ऑडिट कमिटी एक मीडिएटर का काम करती है एक तरीके से कंपनी और किसके बीच में? ऑडिटर के बीच में। डन। लास्ट वन क्वेश्चन इज रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर इज कवर्ड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में ऑडिटर का रेम्युनरेशन डील करता है? बेटा 142, सेक्शन 142 ऑडिटर के रेम्युनरेशन से डील करता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन ये है ना सेक्शन वाले, ये मैं आपको बता दूं कंपनी ऑडिट में से ही आएंगे। जो कंपनी ऑडिट है ना सेक्शन 139 से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहां से लेके 147 और उसके बाद में 148 कॉस्ट ऑडिट का, 204 सेक्रेटरियल ऑडिट का, इतने सेक्शन तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। दूसरा, जितने ऐसे के नाम है 210, 230, 300 या 530 ये मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, तो हमने मॉड्यूल में जितने एमसीक्यू थे बेटा वो आपको सारे करवा दिए हैं, और बिट क्वेश्चन में जितने एमसीक्यू थे वो भी आपको सारे करवा दिए। आई होप ये आपकी एग्जाम में मदद करेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे चैनल पे आपको, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपको बेटा बाकी सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू मिल जाएंगे। जैसे कॉस्ट के हमने अपलोड कर दिए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमने अपलोड कर दिए हैं, डायरेक्ट टैक्स के हमने अपलोड कर दिए हैं, तो काफी सब्जेक्ट के हमने कर दिए हैं और काफी हम कर रहे हैं। तो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वो सारे एमसीक्यू के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए। थैंक यू।